कैसे हुई ब्रह्मांड की रचना? जब कुछ भी नहीं था तब सब कुछ था, और इसी नतीजे पर पहुंचने के लिए लग गए हजारों साल। समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, जब इंसान एक सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा था। यहाँ सवाल ये था कि जिसने सबको बनाया, आखिर वो खुद कैसे बना? इस कश्मकश में कई डिबेट हुए, बहुत सी रचनाएं की गईं, ना जाने कितने सैकड़ों पन्नों की थ्योरी लिख दी गई। वैसे मुश्किल तो था, क्योंकि बात यहाँ पर अस्तित्व की थी। जी हाँ, अस्तित्व, ब्रह्मांड का अस्तित्व। कई सालों की माथापच्ची के बाद इंसानों ने ये तो पता कर लिया था कि धरती पर इंसानों ने एंट्री कैसे ली, लेकिन जो सवाल उन्हें सबसे ज्यादा विचलित कर रहा था वो ये था कि धरती सिर्फ इकलौती जगह नहीं है इस पूरे ब्रह्मांड में, इसके बाहर भी एक दुनिया है, और इस दुनिया को बनाने वाला कौन है? थ्योरीज बताती हैं कि ब्रह्मांड में कुछ नहीं है, तो इतना बड़ा ब्रह्मांड बना कैसे? कहीं से तो इसकी शुरुआत हुई होगी। मतलब कि इफ द यूनिवर्स फॉर्म्ड फ्रॉम नथिंग, देन हु हैज क्रिएटेड द नथिंग? अब एक बार प्रेजेंट में आते हैं। अगर आप साइंस में बिलीव करते हैं तो आप इस सवाल का जवाब जरूर ढूंढने की कोशिश करते होंगे कि अंतरिक्ष की रचना किसने करी। सवाल काफी पेचीदा तो है, लेकिन साइंस के पास एक ऐसी कुंजी है जिसमें सभी सवालों के जवाब मौजूद हैं। तो लेट्स फाइंड आउट कि इन सब की शुरुआत कहां से हुई और कैसे कुछ भी नहीं से सब कुछ बन गया। कॉस्मोस की रचना कैसे हुई? कॉस्मोस, जिसे हम कई बार ब्रह्मांड बुलाते हैं, एक्चुअली में हमें इसके नेचर के बारे में ज्यादा मालूम नहीं है। फिजिक्स के लॉज ऑफ मैकेनिक्स के मुताबिक कॉस्मोस अपनी जगह से खिसक रहा है। तो अगर कोई भी चीज अपनी जगह से इधर उधर हो रही है तो इसका मतलब वो किसी पॉइंट पर एक न एक समय मौजूद जरूर होगी। ब्रह्मांड को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इसे देखने के लिए हम कॉस्मोस माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन की मदद लेते हैं। कॉस्मोस 93 बिलियन लाइट ईयर्स में फैला हुआ है, और इसमें इतना सारा मैटर भरा हुआ है कि कैलकुलेट करते करते आपकी पीढ़ी निकल जाएगी। इन शॉर्ट, ये एकदम नामुमकिन है। इस रेडिएशन से हमें पता चलता है कि यूनिवर्स का स्टार्ट कहां से हुआ, और अगर दूसरे शब्दों में कहें तो बिग बैंग की शुरुआत। कई साइंटिस्ट का मानना है कि हमारे ब्रह्मांड ने 14 बिलियन साल पहले एक धमाके के थ्रू जन्म लिया था, जिसे द बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है। लेकिन फिर भी सवाल अभी वहीं के वहीं रह जाता है कि एक छोटे से धमाके से इतनी सारी चीज कैसे आ सकती है? जरा सोचिए, क्या कभी 0 + 0 1 हो सकता है क्या? इस सवाल का जवाब तब मिलेगा जब हमें कुछ नहीं का मतलब समझ में आ जाएगा। वैक्यूम शब्द से आप काफी ज्यादा वाकिफ होंगे। ये शब्द ज्यादातर अंतरिक्ष के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ पर हवा पानी ना के बराबर है, वहाँ होता क्या है? बस ये वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब ही होता है नथिंग। तो मतलब हमारा स्पेस पूरा खाली है? जवाब है नहीं। आपने क्वांटम फ्लक्चुएशन के बारे में तो सुना होगा। स्पेस में इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। ऐसा हम नहीं कह रहे, इस बात का प्रूफ भी मौजूद है। 1948 में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिसमें एक वैक्यूम के अंदर 2 मेटल शीट्स को रखा गया था, और फिर देखा गया कि ये दोनों मेटल शीट आपस में एक दूसरे के करीब आने लगी, और कुछ ही दिनों के बाद ये दोनों मेटल शीट्स आपस में जुड़ गए थे। जरा सोचिए, एक वैक्यूम जहाँ पर कोई मैटर मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी ये पॉसिबल हुआ। यहाँ पर ये सब क्वांटम फ्लक्चुएशन की वजह से ही हो रहा था। मेटल के आजू बाजू क्वांटम फ्लक्चुएशन सबसे ज्यादा थी, और इन दोनों मेटल के बीच में सबसे कम थी। अब इस बात से हमें यह पता लग गया कि एम्प्टी स्पेस असल में एम्प्टी हो ही नहीं सकती। इसी क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर एक और सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल मौजूद है, जिसे हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ब्रह्मांड में कभी भी जीरो एनर्जी हो ही नहीं सकती, यानी कि नेट एनर्जी कभी भी जीरो नहीं हो सकती। और इसी वजह से क्वांटम फ्लक्चुएशन के अंदर जितने भी मैटर्स मौजूद हैं, वो अपनी मर्जी से जिंदा हो रहे हैं और गायब हो रहे हैं। यानी कि यहाँ पर सब कुछ हो रहा है। नथिंगनेस का मतलब ही सब कुछ है। तो इस बात से ये प्रूव होता है कि एनर्जी कभी भी जीरो नहीं हो सकती। और जैसे कि आइंस्टाइन का इक्वेशन E = mc2 भी यही बताता है कि एनर्जी और मास दोनों एक ही हैं। मतलब ये नथिंगनेस वाली थ्योरी में जो हमें खालीपन दिखाई देता है, असल में ये इतना भी खाली नहीं है। अब एक सवाल जो दिमाग में जरूर खटकता है कि मास से भरे इस नथिंगनेस में इतना बड़ा विशालकाय ब्रह्मांड आखिर कैसे आया, जो कि आज के समय में इतना बड़ा है
और समय के साथ साथ और भी ज्यादा बड़े होते जा रहा है। इसे समझने के लिए हमें अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के दूसरे पार्ट को समझना पड़ेगा। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो भी ऑब्जेक्ट ज्यादा ऊर्जा से जन्म लेता है वो ज्यादा समय के लिए जिंदा नहीं रहता। और हमें यही चीज सितारों में देखने को मिलती है, जो चमकते रहते हैं और अपनी ऊर्जा को बड़ी तेजी से खत्म करते रहते हैं और कुछ समय बाद वो नष्ट हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो सितारे कम ऊर्जा खर्च करते हैं वो लंबे समय तक जिंदा रह पाते हैं। आसमान में आप जितने भी तारे देख रहे हैं उनमें से कई ऐसे हैं जो खत्म होने की कगार पर आ चुके हैं और इनमें कुछ ऐसे भी होंगे जो आपको काफी लंबे समय तक उसी जगह पर टिमटिमाते हुए दिखाई देंगे। अब जरा सोचिए, ब्रह्मांड की रचना भी किसी एक धमाके से हुई थी और इस प्रिंसिपल के हिसाब से जो चीज ज्यादा ऊर्जा से बनी होती है वो ज्यादा लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाती। तो अब हमारे ब्रह्मांड में ऐसा क्या है जो इसे 14 बिलियन साल तक जिंदा रखे हुए है? ये वो सवाल था जिसका जवाब दुनिया के तमाम साइंटिस्ट को ढूंढने में काफी समय लगा था और कड़ी मशक्कत के बाद वो इस कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि हमारा ब्रह्मांड कई मामलों में खास है। हमारे ब्रह्मांड की पूरी ऊर्जा जो कि सिस्टम में मौजूद है वो जीरो के काफी करीब है। इसे समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि यूनिवर्स जो आज के समय में एक्सपेंड हो रहा है वो अपने साथ एक एनर्जी को रिलीज कर रहा है जिसे हम पॉजिटिव एनर्जी भी कह सकते हैं। इसी एनर्जी को हम डार्क एनर्जी भी कह सकते हैं। अब इस एनर्जी के अपोजिट में भी एक एनर्जी उसी इक्वल फोर्स के साथ लग रही है और इसे हम कहते हैं ग्रेविटी। ग्रेविटी ही है जो चीजों को आपस में अट्रैक्ट करवाती है। तो इस हिसाब से ग्रेविटी यहाँ पर एक नेगेटिव एनर्जी के तौर पर भी देखी जा सकती है जो पूरे यूनिवर्स की स्पीड को काफी स्लो कर रही है और इसे एक्सपेंड होने से रोक रही है, जिसकी वजह से हम इस ब्रह्मांड के एक्सपेंशन को, जो कि बड़ी ही धीमी गति से आगे बढ़ रहा है, इसे हम अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे हैं। हमारा ये पूरा ब्रह्मांड एक अजीब किस्म की नथिंगनेस है। हमारे लिए देखने में बेशक इतना विशाल है लेकिन असलियत में ये एक वाइब्रेशन है। हमारा ये ब्रह्मांड हर क्वांटम फ्लक्चुएशन की तरह डिस्ट्रॉय हो रहा है और साथ में ये एक्सपेंड भी हो रहा है, लेकिन इसे ग्रेविटी रोक भी रही है और हमारे समय का एक्सपीरियंस इस ब्रह्मांड में बढ़ा रही है। एक्चुअल में देखा जाए तो हमारा इस ब्रह्मांड में होना ना होना बराबर है। सुनने में काफी अजीब लग रहा होगा लेकिन हकीकत तो यही है। इन सभी सवालों का जवाब निकालने में ही इंसानों को काफी समय जरूर लगा, लेकिन अभी भी कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका मिलना बाकी है। जैसे कि ब्रह्मांड में हम सब अकेले नहीं हैं। हमारा मिल्की वे गैलेक्सी ही एकमात्र गैलेक्सी इस पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। ना जाने कितने गैलेक्सी से बनकर ये ब्रह्मांड बना है। जरा सोचिए, इसे बनने में कितना समय लगा होगा। सोचने में ही दिमाग आधा चला जाएगा। लेकिन इसकी इतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी सामने आएंगी जिनको एक साथ रखकर एक कंक्लूजन पर पहुंचना काफी मुश्किल हो सकता है। ये साइंस ही है जिसकी बदौलत इन सभी जवाबों को हम ढूंढने में कामयाब हो सके। हम जान पाए कि क्वांटम फ्लक्चुएशन क्या है और इसी की मदद से हमें पता लगा कि ब्रह्मांड में जब कुछ भी नहीं था तब क्या था। इंसान इस खोज को आगे बढ़ाता रहेगा और इस टॉपिक के ऊपर नई नई थ्योरी और रिसर्च होती रहेंगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने कोशिश करी कि आपको आपके सवालों का जवाब दे सके कि जब कुछ भी नहीं था तब सब कुछ कैसे बना। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर आने वाले समय में ऐसी तमाम वीडियोस आती रहेंगी जिनके साइंस से रिलेटेड आपके कई सवालों के जवाब होंगे और इन सभी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा सकते हैं ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको तुरंत मिल सके।